देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग लास्ट दिन जो है कंसाइनमेंट स्टार्ट किए थे और इस पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी कर लिया था, तो बाकी क्वेश्चन ये जो होमवर्क दिया था ये एक बार डिस्कस कर देते, उसके बाद हम लोग इनवॉइस वाला करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 2 सेम क्वेश्चन था और दोनों में ही हमें जर्नल करने के लिए बोला गया था, लेकिन एग्जाम में जो है लेजर ही आएगा। अच्छा, इलास्ट्रेशन 3 देख ये वाला क्या बोल रहा है यहाँ पर। 1000 toys consigned by Rosie and Company of Calcutta to Sahu of Srinagar at a cost of 150 each। तो यहाँ पर कंसाइनर और कंसाइनी कौन है? तो जो गुड्स भेजता है वो कंसाइनर होता है। तो 1000 टॉयज कंसाइन किया गया है रोजी एंड कंपनी, मतलब ये रोजी एंड कंपनी कैलकाटा में जो है ये है कंसाइनर, और साहू ऑफ श्रीनगर ये है कंसाइनी। इनको भेजा गया है 150 ईच, ठीक है, 150 ईच करके भेजा गया है। रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट 10,000, इन्होंने फ्रेट चार्ज पे किया है 10,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस 1500 ड्यूरिंग द वॉयज 100 टॉयज वे टोटली डैमेज्ड बाय फायर एंड हैड टू बी थ्रोन ओवर बोट, ठीक है। तो कुछ 100 टॉयज जो है वो खराब हो गया और उसे मतलब डिस्कार्ड कर दिया गया है। शाहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज, तो 1000 में 100 चला गया तो 900 टॉयज उनके पास पहुंचा होगा कंसाइनी के पास, एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी, और 14,400 कस्टम ड्यूटी पे किया है इन्होंने। साहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रॉय एंड कंपनी फॉर 50,000 एज एडवांस, जैसे कि लास्ट दिन भी हम लोगों ने देखा था बिल्स रिसीवेबल जो है सिक्योरिटी के तौर पे ड्रॉ किया गया था, उसी तरह से एडवांस पेमेंट जो है वो किया गया है 50,000 बैंक ड्राफ्ट के थ्रू से। एंड लेटर सेंट एन अकाउंट सेल्स कौन भेजता है? कंसाइनी भेजता है, शोइंग दैट 800 टॉयज हैड बीन सोल्ड एट 220 ईच। ये दिखाया गया वहां पर कि उन्होंने 800 टॉयज, मतलब 900 उनके पास था, 800 टॉयज उन्होंने बेच दिया है, वो भी कितना करके? 220 करके। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई Sahu on go down rent and advertisement etc. amounted to 2000। तो एक्सपेंसेस जो कंसाइनी यानी साहू ने किया है वो है एडवर्टाइजमेंट का, गो डाउन रेंट का, ये सब रेकरिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये गो डाउन तक पहुंचा, अप टू गो डाउन तक नहीं, आफ्टर गो डाउन का जो है एक्सपेंसेस है, और ये सब रेकरिंग नेचर का है। साहू वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%। वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज। एक क्रेडिट कस्टमर है जिसने 5 टॉयज का पेमेंट नहीं कर पाया, मतलब लेके गया था, खरीद के लेके गया था, बट सेल वैल्यू नहीं दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट एंड साहू अकाउंट। ये सारे अकाउंट हमें प्रिपेयर करके दिखाने, और ये सब कौन बनाएगा? ऑब्वियसली कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर की बुक्स में ही होगा। गुड्स सेंड करने वाला भी कंसाइनर, इन्वेंट्रीज जो कंसाइनमेंट में बचा हुआ है उसका कैलकुलेशंस भी कंसाइनर ही करेगा। Assuming that nothing has been recovered from the insurer due to a defect in the policy। बोल रहा है कि इंश्योरर से कुछ भी हम लोगों ने रिकवर नहीं किया, मतलब गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। इंश्योरर से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ ड्यू टू डिफेक्ट इन द पॉलिसी, मतलब इंश्योरेंस करवाया गया था, ये जो स्टॉक डैमेज हुआ उसका हमें रिकवरी मिल सकता था, लेकिन क्योंकि पॉलिसी में कुछ डिफेक्ट हुआ है इस वजह से, जैसे प्रीमियम वगैरह सही नहीं भरा होगा, इसीलिए पॉलिसी का क्लेम नहीं कर पा रहा है। साहू सेटल्ड हिज अकाउंट इमीडिएटली, और साहू के साथ उन्होंने अपना अकाउंट का सेटलमेंट कर लिया, मतलब लेना देना सारा कंप्लीट कर लिया कि कंसाइनी से कितना पैसा और मिलेगा, ये सारे एडजस्टमेंट के बाद। बस इतना ही है क्वेश्चन में। तो हम लोग पहले बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो पहला हम लोग कर रहे इलास्ट्रेशन बी। इन द बुक्स ऑफ
in the books of Rosie and Company. Consignment account. कंसाइनमेंट अकाउंट, इसके बाद बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये हमें बनाने के लिए बोला है. अच्छा, और बोला है इन्वेंट्रीज इन कंसाइनमेंट. इन्वेंट्रीज इन कंसाइनमेंट शाहू अकाउंट, मतलब हम लोग को कंसाइनी का भी अकाउंट बनाना है. एक मिनट. हम्म. बस ये 4 अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला गया है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पर बोला है पहले गुड्स जितना भेजा गया उसका रिकॉर्डिंग होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और ये पॉइंट जो है हर एक क्वेश्चन में आएगा. टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अच्छा, इसमें 150 करके कितना यूनिट, 1000 यूनिट, तो 1000 इंटू 150, 1000 इंटू 150, 1,50,000. अच्छा, इसके बाद देखते हैं इन्होंने मतलब कंसाइनर ने पे किया है फ्रेट इंश्योरेंस, तो इनके पॉकेट से पैसा गया होगा डायरेक्टली, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो खुद से पे किया उसका टू बैंक या कैश एंट्री होगा, और जो इनके बिहाफ में कंसाइनी करता है उसके लिए कंसाइनी को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ता है. अगर कंसाइनी खर्चा करता है तो उसे क्रेडिटर बनाना पड़ेगा, अगर उनको पैसा मिलेगा तो उनको डेटर बनाना पड़ेगा. अच्छा, यहाँ पर है देखो फ्रेट 10,000, इंश्योरेंस 1,500, टोटल एक्सपेंसेस 11,500. अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो बोल रहा है कि टॉयज डैमेज भी हुआ है जिसका कोई क्लेम नहीं मिला है. ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे होता है, हम पहले एंट्री समझाते हैं. देखो, अगर किसी तरह का लॉस होता है तो हम लोग कैसे एंट्री करते हैं. अगर उस लॉस पे हमारा इंश्योरेंस क्लेम मिल चुका है, देखो 3 केस हो सकता है. अगर इंश्योरेंस किया हुआ है स्टॉक पे तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा. ठीक है, अगर इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है तो पूरा लॉस हो जाएगा. तो अगर स्टॉक जल के लॉस हो जाता है तो नॉर्मली हम लोग नॉर्मल एंट्री करते हैं पीएल डेबिट टू ट्रेडिंग, है ना. जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग ऐसे एंट्री करते हैं कि हमारा लॉस हुआ और उस स्टॉक को एज ए क्लोजिंग स्टॉक, मतलब एज ए डिस्ट्रॉयड स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं ताकि ग्रॉस प्रॉफिट सही निकले. जैसे क्लोजिंग स्टॉक अगर नहीं दिखाएंगे तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट गलत दिखेगा. उसी तरह से ये स्टॉक भी तो मेरा स्टॉक है. स्टॉक क्या हो सकता है, या तो सेल हो सकता है या तो क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन जो स्टॉक सेल भी नहीं हुआ क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं है, जल गया, उसका भी तो हमें वैल्यूएशन करके दिखाना पड़ेगा. ट्रेडिंग में अगर उसका, जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपीज का स्टॉक था, 10 यूनिट 10 रुपीज करके, इसमें से मान लो जो है 7 यूनिट बिक गया. सपोज कितना करके यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज ये बिक गया है 20 करके. ठीक है, 20 करके, तो यहाँ पर 140 रुपीज का सेल रिकॉर्ड हो गया. अब 7 अगर बिक गया है तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में 3 आना चाहिए. 3 में से मान लो 2 क्लोजिंग स्टॉक में जा रहा है 20 करके, और एक स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया. लेकिन अगर हम लोग उसका वैल्यूएशन नहीं दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट गलत दिखेगा. जैसे दिख रहा है 10 का चीज 20 में बिका 20 में, तो हमारा 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है.
तो 7 यूनिट पे 10 रुपीज का प्रॉफिट यानी 70। तो देखो ऐड करने से यहाँ पर 170 और यहाँ पर देखो 160 आ रहा है ना। तो 10 रुपीज का गैप आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो हम लोगों ने 10 यूनिट स्टॉक खरीदा था 10 रुपीज करके, उसमें से 7 सेल हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया बात, 7 सेल हो गया, 3 बचा, उसमें से 2 क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। लेकिन और एक फिर उसका भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा, वो क्या वो जल गया, तो क्या नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे ना, क्योंकि खरीदा तो 10 यूनिट था। तो अगर कॉस्ट इतना इनकट हुआ है तो मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या बोलते हैं, उसी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने कॉस्ट 10 यूनिट का इनकट किया है, तो उसमें अगर सेल नहीं हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, सेल भी नहीं है, अगर डिस्ट्रॉयड बाय फायर मतलब कोई भी रीजन है, तो यहाँ पर हम लोग 10 रुपए का एक स्टॉक दिखाएंगे, एक यूनिट 10 रुपीज करके 10, तब ना यहाँ पर 70 होगा। तो इसीलिए पीएल डेबिट टू ट्रेडिंग किया जाता है। ट्रेडिंग में हम लोग ये वाला जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर है उसे भी दिखाते हैं, ये हम लोग फाइनल अकाउंट्स में भी करते हैं। अच्छा जो भी हो, तो यहाँ पर देखो पीएल तो होगा नहीं, यहाँ पर पीएल के जगह होगा कंसाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पर नहीं, एक्चुअली सॉरी, ये कंसाइनमेंट पीएल के जगह नहीं होगा। यहाँ पर पीएल, ये जो टू ट्रेडिंग हो रहा है ना, ट्रेडिंग के जगह हमारा कंसाइनमेंट होगा। इसका लॉजिक बता रहे, देखो यहाँ पर हम लोगों ने कंसाइनमेंट, एक्चुअली ये कंसाइनमेंट यहाँ पर डायरेक्टली नहीं होगा, हम बताते कैसे होगा। ये कंसाइनमेंट हम लोग का पीएल का भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, देखो ध्यान से अगर, और स्टॉक का भी कर रहा है। देखो गुड्स कितना भेज रहा है, कितना रह रहा है, और खर्चा, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिंग पीएल है बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि कितना स्टॉक भेज रहे हैं, फिर उस पे क्या खर्चा हो रहा है, जैसे कि टू परचेज होता है जब हम लोग स्टॉक खरीदते हैं। अब अगर हम लोग कंसाइनमेंट के थ्रू से बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो जितना स्टॉक हम लोग भेज रहे हैं, तो ये हमारा परचेज की तरह हो गया, जैसे हम लोग खरीद के फिर बेचते हैं, तो ये खरीद के फिर उसमें से कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे कंसाइनी को, फिर सेल करेंगे, खुद का नहीं है। तो यहाँ जैसे बाई सेल होता है, यहाँ पर बाई कंसाइनी लिखते हैं, उसी तरह से। तो यहाँ पर देखो कैसा एंट्री होगा जो हम बता रहे थे। अगर हम लोगों को कुछ भी रिकवर नहीं होता है तो पीएल डेबिट टू ट्रेडिंग हो जाता है, और रिकवर अगर होता है तब हम लोग क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं मिला पीएल डेबिट टू क्या हो जाता है, ट्रेडिंग। हम पहले ट्रेडिंग वाला ही समझा रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो हमारा 10,000 का स्टॉक था, ठीक है, उसमें से 2,000 का हम लोग का लॉस हो गया और 8,000 का हमें क्लेम मिला। तो 8,000, यहाँ 2,000 और यहाँ 10,000, ठीक है। और मान लो कोई क्लेम नहीं मिला, तो उस केस में 10,000 का स्टॉक जल गया तो पूरा 10,000 का लॉस है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग का एंट्री कैसे होगा, यहाँ पर इस स्टॉक को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इस तरह से, पीएल के जगह लिखेंगे एबनॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, पीएल के जगह लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी से यहाँ तो क्लेम मिला नहीं, अगर मिलता है तो यहाँ भी हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। और जो क्लेम रिकवर नहीं कर पाए उसको पीएल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू यहाँ पर क्या करेंगे, टू यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट, ठीक है, टू कंसाइनमेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कंसाइनमेंट में पोस्टिंग क्या होगा, बाई बैंक बाई पीएल बोल के, ठीक है। अब पीएल को एबनॉर्मल लॉस बोल के भी हम लोग लिख सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएल नहीं लिख के एबनॉर्मल लॉस डेबिट भी हम लोग लिख सकते हैं। तो पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू कंसाइनमेंट। अब यहाँ पर किसी तरह का रिकवरी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बाई एबनॉर्मल लॉस बोल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारा ट्रेडिंग का भी रिकॉर्ड रख रहा है और पीएल का भी रख रहा है, तो हम लोग इस तरह से इसको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर जो लॉस होगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, बाई एबनॉर्मल लॉस, या फिर बाई पीएल ऐसे भी लिख सकते हो, बाई पीएल हाइफेन देके एबनॉर्मल लॉस, दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाई पीएल एबनॉर्मल लॉस बोल के भी लिख सकते हो। अच्छा अब यहाँ पर बोला है कि 100 टॉयज डैमेज हो गया है। अब हम 100 टॉयज का वैल्यू 150 करके लिख देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब है 100 टॉयज 150 करके डिस्ट्रॉयड हो गया, हम यहाँ पर 15,000 लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब टॉयज भेजा गया था तब उसका कॉस्ट मतलब 150 था, मतलब जिस कॉस्ट को बेयर करके इन्होंने खरीदा था वो 150 था, लेकिन इसको कंसाइनी तक पहुंचाने में और भी 11,500 का एक्सपेंसेस हुआ। यानी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा कि इस पे कितना प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस आएगा, जिसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कितना होगा। तो ये 15,000 लिखना गलत है, क्योंकि स्टॉक का वैल्यू अब सिर्फ 15,000 मतलब पर यूनिट 150 नहीं रहा, उसमें ये कॉस्ट भी ऐड हो रहा है। तो हमें इस
100 यूनिट पे कितना कॉस्ट होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, जस्ट यहाँ पर जगह रख दिया है मैंने, इसका कैलकुलेशन करके हम लोग लिख देंगे। तो वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट 1 से यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद बोला है देखो, यहाँ पर साहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी। तो साहू ने कस्टम ड्यूटी पे किया, साहू कौन है, कंसाइनी है, उनका खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन दूसरा जगह है ना, कहा एक देखो, एक क्या है कैलकाटा और एक क्या है श्रीनगर, तो इन्होंने क्या किया, उनके बिहाफ में पे कर दिया। और ऐसा चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में हम लोग इसको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर साहू को पैसा देना पड़ेगा, तो साहू को क्रेडिटर बनाएंगे। किस चीज का पैसा देंगे, उन्होंने हमारे बिहाफ में कस्टम ड्यूटी दिया, ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी उनका हम लोग पे करेंगे, मतलब हमारे लिए पे किया है ना, तो उनको रिम्बर्स करेंगे 14,400 का कस्टम ड्यूटी। इनर कॉलम में भी लिख सकते हो, मैंने आउटर में ही लिख दिया। इसके बाद इन्होंने दिया है एडवांस, दिया है बैंक ओवर ड्राफ्ट, मतलब बैंक ड्राफ्ट होता है ना, जैसे चेक के थ्रू से होता है ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। बैंक में जाके अगर बोलेंगे ड्राफ्ट करेंगे, फॉर्म दे देता है, उसमें अमाउंट लिख के, जिनको ड्राफ्ट करना है उनका नाम वगैरह लिख के सही सही, और उसको वहां पर जो है दे, मतलब ड्राफ्ट के लिए जो पर्टिकुलर काउंटर होगा वहां पर दे के आना पड़ेगा, ठीक है, कि ड्राफ्ट का स्लिप यहाँ देना है। तो वहां दे देने से पैसा जो है हमारे अकाउंट से कट होके, जिनका नाम हम लोगों ने लिखा है ड्राफ्ट स्लिप में, वहां उनके अकाउंट में चला जाता है। तो ये ड्राफ्ट देखो 50,000 का बना है, क्यों बनाया गया है, बिकॉज ऑफ एडवांस मनी, ठीक है। एडवांस के लिए किसने दिया है, कंसाइनी ने, तसल्ली के लिए कंसाइनर को ये एडवांस दिया है। तो एडवांस का एंट्री कंसाइनर अपने बुक्स में क्या करेगा, क्योंकि हम लोग कंसाइनर वाला सारा टॉपिक कर रहे हैं, तो कंसाइनर अपनी बुक्स में क्या बोलेगा, बोलेगा मुझे पैसा मिला है बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन किस बात का पैसा मिला, मुझे एडवांस मिला है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, जो भी मान लो, लेकिन ये पैसा हम इस, ये मेरा कोई अर्निंग वगैरह नहीं है, ये मेरा एक सेटलमेंट हो जाएगा फ्यूचर में साहू के साथ, क्योंकि मैंने उनको अपना स्टॉक दिया बेचने के लिए, तो मैंने तसल्ली के लिए उनसे 50,000 एडवांस ले लिया है। और बाद में जब वो मेरा सेल करके दिखा देंगे कि कितना सेल हुआ नहीं हुआ है, तो हम लोग इस पैसे को एडजस्ट कर लेंगे। तो बाद में साहू के साथ ये पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैसे का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू साहू, क्योंकि ये हमारा लाइबिलिटी है, ये कोई अर्निंग थोड़ी ना है। जैसे कभी रेंट वाले घर पे भी रहते हो, कभी रेंटेड घर पे रहोगे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लेते हैं, जैसे मान लो 1 मंथ का रेंट या फिर 2 मंथ का रेंट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है, तो वो वापस भी तो करना पड़ता है, दूसरे का पैसा, वो थोड़ी ना हम लोग ले लेंगे। रेंट का पैसा जो मिल रहा है, जो लैंडलॉर्ड है उनको, वो रिटर्न नहीं करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया हो तो वो क्यों लेता है, कोई मान लो घर तोड़ फोड़ दिया, बेकार में कुछ खराबी करके चला गया, ठीक है, तो फिर वो पैसा जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रखा जाता है। अगर किसी भी तरह का इस तरह का मतलब कुछ देखा जाए कि जो मतलब होना नहीं चाहिए, किसी ने कुछ तोड़ दिया फोड़ दिया, तो फिर उससे रिकवर कर लेंगे, तो ये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। कॉलेज वगैरह में भी एडमिशन लोगे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी एक देखो, वहां पर स्लिप जो बना हुआ रहता है वहां पर रहता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 50,000 है, इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू। पैसा तो मिला है, लेकिन मुझे बाद में ये साहू को ये रिटर्न कर देना है, यहाँ रिटर्न नहीं करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, मतलब सेटलमेंट कर लेंगे। कि अगर मान लो साहू ने सेल करके 6, सपोज एक एग्जांपल देते, सेटलमेंट का मतलब क्या, लास्ट दिन भी बताया था, साहू ने मान लो 60,000 का सेल किया, अब पहले से 50,000 दे रखा है, तो ये ट्रांसफर 10,000 ही करेगा, इसको बोला जाता है सेटलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू साहू हो रहा है। देखो अब ये मेरा क्या अकाउंट है, कंसाइनमेंट, तो यहाँ पर पोस्ट नहीं होगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ भी नहीं होगा, साहू में पोस्ट हो जाएगा। साहू में हम लोग लिखेंगे बाय बैंक बोल के एडवांस, बाय बैंक बोल के एडवांस हो जाएगा हम लोग का 50,000। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है and later sent an account sale showing that 800 toys had been sold at 220 each। तो साहू ने बोला कि मैंने 800 टॉयज 220 करके बेच दिया है, ये अपने अकाउंट सेल्स में दिखा दिया। अब कंसाइनर क्या बोलेगा, कंसाइनर बोलेगा मेरा सेल हो गया, लेकिन अगर ये खुद से करता तो बैंक टू सेल या डेटर टू सेल कर लेता, जब कस्टमर को ये खुद देख पा रहा था या फिर उनसे ट्रांजैक्शन कर पा रहा था। लेकिन कस्टमर से ट्रांजैक्शन कोई और कर रहा है, लेकिन अर्निंग इनको होगा, तो पैसा किसके पास है, साहू
के पास है तो साहू से हमें हमारा सेल का पैसा मिलेगा, ऐसा इनको ऐसा इनका सोचना है, ठीक भी है, ठीक है। इनको साहू से अपना सेल वाला पैसा मिलेगा तो साहू को डेबिट करेंगे। टू खुद का सेल तो है नहीं कि टू सेल लिख देंगे, टू क्या करना पड़ेगा, टू कंसाइनमेंट करना पड़ेगा। मतलब कंसाइनमेंट सेल है, ये नॉर्मल सेल नहीं है, ठीक है। कंसाइनमेंट सेल मतलब कोई एजेंट हमारे बिहाफ में सेल कर रहा है, तो इसीलिए कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, साहू टू कंसाइनमेंट, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू कंसाइनमेंट सेल प्रोसीड 1 लाख कितना होगा, मल्टीप्लाई करने से 200 क्या चला गया, 800 इंटू 220, देखो कितना होता है 800 इंटू 220, 1,76,000। अब यहाँ पर भी आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में, जैसे हम लोग ट्रेडिंग में बाई सेल लिखते हैं ना, खुद का सेल होता है तो बाई सेल लिख देते हैं। अब ये कौन सा सेल है, कंसाइनमेंट सेल। पैसा किसके पास पड़ा हुआ है, साहू के पास पड़ा हुआ है, तो साहू इस केस में मेरा डेटर हो गया। यहाँ पर लिखेंगे सेल प्रोसीड 1,76,000 220 इंटू 800। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो बोल रहा है साहू सेंट बैंक ड्राफ्ट, ये भी हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक्सपेंसेस इनकट बाय साहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट अमाउंटेड टू 2,000, ठीक है। तो साहू ने खर्चा किया है तो साहू को ये सारे पैसा रिम्बर्स करना पड़ेगा, हमारे वजह से किया है। तो यहाँ पर लिखते हैं गोडाउन रेंट एडवर्टाइजमेंट 2,000, गोडाउन रेंट एडवर्टाइजमेंट ये सब हो जाएगा हम लोग का 2,000। साहू वाज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5%, साहू को 5% कमीशन मिलेगा, तो कमीशन देना है तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, साहू को क्रेडिट करना पड़ेगा। कंसाइनमेंट में खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू साहू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कमीशन। देखो जैसे हम लोग का कोई भी खर्चा अगर ड्यू बेसिस पे होता है, तो जैसे मान लो सैलरी देना है तो हम लोग लिखते हैं सैलरी टू, जैसे मान लो मिस्टर एक्स को देना है, ठीक है। तो इनको क्या देना है, कमीशन। तो हमें क्या लिखना चाहिए था, कमीशन। सैलरी की जगह हमें लिखना चाहिए था कमीशन टू मिस्टर एक्स, यहाँ पर मिस्टर एक्स के जगह टू मिस्टर शाहू, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने तो कमीशन लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कंसाइनमेंट का खर्चा है और उसके लिए हम लोग एक अलग अकाउंट ही मेंटेन करें जिसका नाम लिख दिया है कंसाइनमेंट। तो वहां पर हम लोग कंसाइनमेंट को हमेशा डेबिट क्रेडिट करेंगे, कोई भी कंसाइनमेंट से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेस होगा और जो खर्चे का पर्टिकुलर नाम है जैसे कि कमीशन, उसको हम लोग ऐसे हाइफन देके लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कमीशन। अब कमीशन कितना हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 5% बताया है, 5% ऑन सेल प्रोसीड्स, तो कितना हो जाएगा 1,76,000 पे 5%, तो ये 8800, ये हो गया कमीशन। अच्छा, इसके बाद और कुछ नहीं बोला है। एक कस्टमर जो है उन्होंने कुड नॉट पे फॉर 5 टॉयज, वो 5 टॉयज के लिए पे नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया बैड डेट। तो डेल क्रेडियर कमीशन का अगर कंसेप्ट आता है कि अगर कंसाइनी को डेल क्रेडियर कमीशन दे रहे हैं तो फिर कंसाइनर को बैड डेट का रिकॉर्डिंग नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर नहीं दे रहा है, जैसे यहाँ कुछ नहीं बोला है तो नहीं दे रहे हैं, तो फिर बैड डेट कहाँ पर होगा, कंसाइनमेंट में होगा, मतलब कंसाइनर को बियर करना पड़ेगा। तो जैसे बैड डेट होने से करते हैं बैड डेट टू डेटर, ठीक है। यहाँ पर डेटर को तो जानते नहीं है, तो साहू सेल करके जो भी पैसा देने वाले थे, जो कि ये वाला अमाउंट था, इसमें से उतना पैसा कम मिलेगा जितने का डेटर हमें पेमेंट नहीं कर रहा है, 5 टॉयज का पैसा हमें कम मिलेगा, ठीक है। तो उतने से साहू को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो साहू क्रेडिट हो गया। कंसाइनमेंट में लॉस है तो कंसाइनमेंट डेबिट टू साहू, तो यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट साहू, एक बार तो लिखा हुआ है इसलिए हम दोबारा नहीं लिख रहे, बैड डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर 220 करके 5 टॉयज का पैसा हमें नहीं मिलेगा, सेल वैल्यू 220 करके था, तो यहाँ पर हो जाएगा 1100, ठीक है। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, बाई इन्वेंट्रीज लाइन विथ साहू।
वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। अब वर्किंग नोट बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइन, मतलब साहू, नाम लिख देते हैं, नाम तो पता है। साहू को कितना स्टॉक भेजा गया वो लिखते हैं, यूनिट रुपीज। 1000 यूनिट भेजा गया है 1,50,000 का, लेकिन इस पे और भी खर्चा करना पड़ा, तो ऑल एक्सपेंसेस, कंसाइनर का सारा एक्सपेंसेस यहाँ पर दिखाया जाता है। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई, इनका नाम था रोजी एंड कंपनी। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाई रोजी एंड कंपनी, और ये खर्चा है 11,500। यहाँ से देख के लिख देते, दो खर्चा है 11,500, तो 1,000 यूनिट का कॉस्ट 1,50,000 प्लस 11,500, 1,61,500 हो गया। मतलब जो पर यूनिट कॉस्ट 150 करके था वही 161.5 हो जाएगा, क्योंकि देखो 1,61,500 डिवाइडेड बाई अगर 1,000 करते हैं 161.5 हो गया पर यूनिट का कॉस्ट, जो कि 150 था। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू साहू। साहू का एक्चुअली जो गुड्स भेजा गया उसका टोटल कॉस्ट इतना हो रहा है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रांजिट में कुछ स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया जो है 100 यूनिट, तो यहाँ पर लिखेंगे टॉयज डिस्ट्रॉयड। अब डिस्ट्रॉयड कितना हो जाएगा, टॉयज डिस्ट्रॉयड बता दिया है 100 यूनिट। अब 100 का में कॉस्ट निकालना पड़ेगा और यूनिट भी माइनस करेंगे। हम लोगों ने देखा था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये बोल रहा है आग लग के चल गया। आग लग जाना कोई गुड्स का इनहेरेंट नेचर नहीं कि अपने आप आग लग जाए, ठीक है। तो ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल लॉस तो हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, तो यूनिट को भी कम कर देंगे और उतना वैल्यू भी कम कर देंगे, ताकि कॉस्ट जैसा था वैसा ही रह जाए, मतलब 161.5 ही रह जाए। चेक करके देखो कैसे होता है। यहाँ पर 900 इतना स्टॉक बच गया। अब एक स्टॉक का भी वैल्यू कितना चल रहा है 161.5, तो 100 का कितना होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, 1,61,500 डिवाइडेड बाई अगर 1000 करेंगे, एक एक स्टॉक का मतलब सॉरी एक एक टॉयज का, स्टॉक का तो नाम बता दिया किस चीज का है, एक एक टॉयज का वैल्यू निकलेगा जो कि 161.5 है। तो 100 का कितना हो जाएगा, 161.5 इंटू 100, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाता है 16,150। लेस कर देते हैं 161,500, तो यहाँ पर आंसर आता है 1,45,350। चाहो तो इसको 900 से माइनस करो, वही रेट आएगा 161.5, मतलब रेट में कोई फर्क नहीं आया लॉस की वजह से। तो ये कौन से लॉस की वजह से हम लोग कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस में ये कर सकते हैं कि नॉर्मल लॉस होगा तो हम लोग कस्टमर से रिकवर मतलब अपना कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस में ऐसा नहीं चलेगा। अगर लॉस हुआ है खुद बेयर करो, हम लोग ये कस्टमर पे अप्लाई नहीं कर सकते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ टॉयज रीच्ड टू साहू। अब अगर रास्ते में इतना जल गया तो 900 टॉयज जो है वो साहू के पास पहुंच सकता है और उसका कॉस्ट अभी इतना है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे, अगर साहू ने कोई खर्चा किया है जो कि था मतलब हम लोग रेकरिंग नॉन रेकरिंग दोनों तरह का खर्चा बता रखा है, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे नॉन रेकरिंग, यहाँ सिर्फ नॉन रेकरिंग आता है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है, ऑल यहाँ पर ऑल होता है, यहाँ पर सिर्फ नॉन रेकरिंग, यहाँ ऐसा कोई बाइफर्केशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ का खर्चा सारा ही नॉन रेकरिंग है, देख सकते हो। क्योंकि ये स्टॉक को पहुंचाने का खर्चा है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करवाने का खर्चा है, तो क्या हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, कार्टेज हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो
सकता है। अब कंसाइनर अपना स्टॉक को कंसाइनी के पास भेजेगा तो क्या वो गोडाउन रेंट वगैरह चार्ज करेगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह चार्ज करेगा? नहीं, वो वही खर्चा चार्ज करेगा जो स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में खर्चा हो सकता है। तो उसका ऑल एक्सपेंसेस इसीलिए क्योंकि उसका सारा ही सारा नॉन रिकरिंग होगा। और यहाँ पर रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों दिया हुआ रहता है, तो यहाँ हमें सिर्फ नॉन रिकरिंग ही लेना है क्योंकि हम लोग अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट में हर तरह का खर्चा नहीं ऐड कर सकते। सिर्फ नॉन रिकरिंग मतलब गुड्स को सेलेबल कंडीशन में पहुंचाने तक का खर्चा ही उसके कॉस्ट में ऐड होता है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय शाहू। अब चेक करना पड़ेगा नॉन रिकरिंग क्या क्या है। इन्होंने क्या खर्चा किया, कस्टम ड्यूटी किया, गोडाउन रेंट, एडवर्टाइजमेंट। तो ये सब कमीशन बैड डेब्ट ये टू साहू बोल के एंट्री आएगा बोल के मैंने इसी के अंडर लिख दिया। बाकी ये कोई खर्चा नहीं है, मतलब सॉरी मतलब ये साहू ने नहीं किया है। देखो ये टू साहू बोल के आया क्योंकि ये खर्चा मुझे साहू को पे करना है, कमीशन का खर्चा भी मुझे साहू को पे करना है। बैड डेट टू साहू बोल के इसीलिए आया क्योंकि इसके वैल्यू को हमें रिवर्स करके कम करना है। और ये देखो यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी ये सब अलग अलग कंसेप्ट के लिए आया है। बाकी एंट्री हर जगह पे साहू क्रेडिट हो रहा है वो बात अलग है, वो भी मैंने कंसेप्ट समझाया क्यों हो रहा है, लेकिन सबका रीजन एक नहीं है। ठीक है, तो ये खर्चा हम लोग साहू को पे करेंगे, लेकिन इसमें से नॉन रिकरिंग इंक्लूड हो। कस्टम ड्यूटी ये नॉन रिकरिंग है क्योंकि कस्टम ड्यूटी जो है ये टैक्स की तरह है, तो एक प्रोडक्ट पे एक ही बार टैक्स लगेगा। और ये टैक्स जब तक हम लोग नहीं देंगे हम लोग प्रोडक्ट को अपने पास सेलेबल कंडीशन तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन गोडाउन रेंट या एडवर्टाइजमेंट ये गोडाउन में पहुंचने के बाद का खर्चा है। गोडाउन रेंट तो एक रिकरिंग खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट स्टॉक गोडाउन में पहुंचने के बाद का बात है। ठीक है, हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, स्टॉक को गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा जिसको नॉन रिकरिंग बोला जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी आ जाएगा, दैट इज 14,400। कस्टम ड्यूटी 900, 1,59,750। ठीक है, अब इसमें से कुछ स्टॉक इन्होंने बेच दिया है, मतलब टॉयज जो कि है 800। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। डायरेक्टली हम ऐसे क्लोजिंग स्टॉक करें, दो बार और कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करें। 900 में से 800 सेल हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, 100। अब 900 का अभी का कॉस्ट चल रहा है इतना, तो 100 का कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1,59,750 divided by 900 into 100. 159,750 divided by 9, 17,750। ठीक है, ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट होके आ गया 17,750। और एबनॉर्मल लॉस जो है वो है 16,150। तो सिर्फ अगर हम लोग ये 150 करके लिख देंगे नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें और भी प्रोपोर्शनेट खर्चा ऐड हो सकता है। अब यहाँ चेक करते हैं 17,750 प्लस 1,76,000 प्लस 16,150, तो ये हो गया 20,9900 माइनस 1,50,000, 11,500, 14,400, 2008, 10,000, 10,800, 900, मतलब 11,900, 22,100 इधर आ रहा है बैलेंस। तो प्रॉफिट है, लॉस भी हो सकता है बट इधर ही बैलेंस है 20,9900 टू पीएल इन टू पीएल प्रॉफिट इन कंसाइनमेंट, ऐसे लिख देते हैं प्रॉफिट इन कंसाइनमेंट। गुड सेंट में क्या लिखेंगे, ये देखो गुड सेंट कितना हुआ था 1,50,000, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई कंसाइनमेंट 1,50,000। अब इसको कहाँ क्लोज किया जाता है, ट्रेडिंग में। टू ट्रेडिंग होगा, ठीक है, जैसे हम लोग परचेस करते हैं तो ट्रेडिंग डेबिट होता है, स्टॉक बढ़ रहा है। अब वही परचेस किए हुए स्टॉक से कुछ स्टॉक अगर हम लोग कंसाइनमेंट सेल के लिए सेंड कर रहे हैं तो ट्रेडिंग मेरा उतने से क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,50,000 से क्रेडिट। ठीक है, मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग क्रेडिट होगा।
अच्छा, इन्वेंट्रीज जो है कंसाइनमेंट में, वो तो अभी हम लोगों ने चेक किया, कितना हुआ था, 17,750 टू कंसाइनमेंट, 17,750। ये क्लोज होता है बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि ये कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है, कंसाइनमेंट में जो स्टॉक भेजा गया था उसका बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय बैलेंस सीडी। और यहाँ पर साहू वाले अकाउंट में हम लोग बाकी पॉइंट को भी लिख लेते, जैसे ये टू साहू है तो इसको बाय कंसाइनमेंट बोल के लिखना पड़ेगा साहू अकाउंट में, बाय कंसाइनमेंट। कस्टम ड्यूटी 14,400। गोडाउन एंड एडवर्टाइजमेंट 2,000। कमीशन 8,800, ये सब था। कमीशन 8,000, बैड डिप्ट 1,100। बैड डिप्ट 1,100। अच्छा, अब देखो ये सारा चीज हम लोगों ने पुट कर दिया। अब ये कंसेप्ट क्या हुआ, शाहू के पास 1,76,000 का सेल वैल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसमें से साहू क्या बोलेंगे, मैंने तो पहले ही आपको 50,000 दिया था तो उतना पैसा हम कम भेजेंगे, और मैंने कस्टम ड्यूटी पे किया, वो भी पैसा डिडक्ट हो जाना चाहिए, गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी डिडक्ट हो जाना चाहिए, कमीशन मुझे मिल जाना चाहिए, और बैड डेब्ट की वजह से हम आपको 1,100 सेल वैल्यू कम देंगे, ठीक है। अब ये सब एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, अगर 1,76,000 टोटल मिल जाता तभी मिलता ना, अगर इनके तरफ से कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो खर्चा होता ही है, तो 1 लाख कुछ नहीं होता, एटलीस्ट कमीशन तो रहेगा ही रहेगा, अपना कमीशन तो डिडक्ट करवाएंगे ही। तो 1,76,000 से 1,76,000 से लेस करेंगे पहले 50,000, फिर आ जाएगा यहाँ पर 14,400 लेस 8 और 2 10,000, और ये हो गया 11, मतलब 29,000। 82,600, 82,600 गलत हो गया शायद, आंसर नहीं मैच हुआ। 8,800 माइनस 1,76,000, 99,700, हाँ अब ठीक है, 99,700 बाई बैंक बैलेंस रेमिटेड। ये पैसा साहू से मिल सकता है, पूरा का पूरा ये पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, देखो थर्ड नंबर वाला हो गया। अब देखते हैं कौन सा वाला होमवर्क दिया था, फोर्थ वाला शायद इनवॉइस वाला है, तो हम लोग फिफ्थ वाला करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं, देखो क्या दिया है। Miss Rakhi consigned 1,000 radio set costing 900 each to Miss Geeta, her agent, on 1st July 2020. तो राखी ने 1,000 रेडियो सेट जो है वो भेज दिया है मिस गीता को, जो उनकी एजेंट है, 1 जुलाई को। मिस राखी इनकट फॉलोइंग एक्सपेंसेस, जो कंसाइनर है उन्होंने ये खर्चा किया है, तो ये खर्चा जो है इसका एंट्री हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैशियर। मिस गीता रिसिव डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट, 1,000 भेजा, 950 मिला, तो 50 का क्या हुआ देखते हैं। अकाउंट सेल्स डेटेड 30th November 2020 showed that 750 set were sold for 9 lakh and Miss Geeta incurred 10,500 for carrying.
और इन्होंने अपना अकाउंट सेल्स भी ट्रांसफर कर दिया, जिसमें इन्होंने दिखाया कि इन्होंने 750 रेडियो सेट बेच दिए हैं, 9 लाख मिला है इनको, और 10,500 इन्होंने कैरेज लगाया था। मिस गीता वाज एंटाइटल्ड कमीशन 6% ऑन सेल्स अफेक्टेड बाय हर। सी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2,500 फॉर रिपेयरिंग एंड डैमेज रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन इन्वेंट्रीज। अच्छा, इन्होंने और भी कुछ खर्चे किए हैं। कुछ रेडियो सेट जो इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक में रह गए, जैसे इन्होंने 950 डिलीवरी पे रिसीव किया और उसमें से इन्होंने 750 बेच दिया, तो बाकी जो रेडियो सेट है उसमें कुछ डैमेज हुआ था। मतलब यहाँ पर कुछ रेडियो सेट जो बच रहे हैं उसमें कोई डैमेज हुआ था जिसको इन्होंने रिपेयर करवाया। देखो, सी इनकर्ड एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो सेट रिमेनिंग इन द इन्वेंटरीज। अब कितने सारे डैमेज में वो नहीं बताया, बता रहे कि डैमेज रेडियो सेट को सही करवाया, रिपेयर करवाया 2,500। मिस राखी लॉन्च ए क्लेम विथ इंश्योरेंस कंपनी which was admitted at 35,000. So the consignment account and Miss Geeta's account in the books of Miss राखी। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है मिस राखी लॉन्च ए क्लेम विथ इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम लॉन्च किया, मतलब उनका इंश्योरेंस किया हुआ होगा, वो दिख भी रहा है किया हुआ है, और इंश्योरेंस कंपनी 35,000 क्लेम दे दिया। सो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। तो यहाँ पर हमें दो ही अकाउंट बनाने के लिए बोला है, कंसाइनमेंट और जो कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। कंसाइनमेंट अकाउंट मिस गीता, क्योंकि कंसाइनी का अकाउंट बनेगा तो उनका नाम है मिस गीता, मिस गीता अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनी। $1,000 रेडियो, 900 ईच। ये हो गया 1,000। अच्छा, और एक जीरो होगा, और एक जीरो हो जाएगा। ठीक है, 1,000 रेडियो इन्होंने भेज दिया, और कुछ खर्चा भी किया है फ्रेट इंश्योरेंस का, तो टू बैंक फ्रेट और इंश्योरेंस। फ्रेट का खर्चा 7,650, इंश्योरेंस का 3,250। अच्छा, इसके बाद मिस गीता को डिलीवरी मिला 950 रेडियो सेट का। इसका मतलब बाकी रेडियो सेट जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया होगा, क्योंकि देखो यहाँ बोला ना इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम लॉन्च किया, तो इसका मतलब जो 1,000 रेडियो सेट भेजे गए बट 950 ही रिसीव हुआ, तो 50 यूनिट का लॉस हुआ होगा। अब इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एडमिट किया है, देखो मिला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बोला इंश्योरेंस कंपनी बस एडमिटेड, मतलब उन्होंने बोला है कि हाँ आपको 35,000 दे देंगे, दिया नहीं है। अगर बोला जाता है इंश्योरेंस कंपनी पेड, तो हम लोग बैंक का एंट्री करते, ठीक है, कि हमें पैसा मिला 35,000, जैसे मैंने दिखाया था बैंक पीएल टू एबनॉर्मल लॉस या फिर टू कंसाइनमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्लेम जो है एडमिटेड किया गया है 35,000, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बाई इंश्योरेंस, क्योंकि अगर किसी से पैसा रिसीवेबल मोड में है तो उनका नाम लिखना पड़ता है डेटर, तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाएंगे। कितना है, 35,000 बाई इंश्योरेंस कंपनी, 35,000 हो गया। और जो क्लेम हमें नहीं मिला होगा उसको हम लोग लॉस दिखा देंगे, उसको क्या लिखेंगे, एबनॉर्मल लॉस। पीएल के जगह एबनॉर्मल लॉस, या फिर जैसे मैंने बोला बाई पीएल फिर हाइफन देके एबनॉर्मल लॉस बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, बाई पीएल हाइफन देके एबनॉर्मल लॉस, वो तो देखना पड़ेगा कितना होगा, क्योंकि पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो
स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर है वो कितना है, फिर उसमें 35,000 क्लेम मिला, तो जितना नहीं मिला इस बार उतना लॉस है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किसी तरह का क्लेम नहीं था, तो पूरा स्टॉक ही हम लोग का एबनॉर्मल लॉस बोल के कंसीडर हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो बोल रहा है कि इन्होंने 750 रेडियो सेट बेच दिया है 9 लाख पे, तो इनके पास से पैसा मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा बाई गीता सेल प्रोसीड्स 9 लाख। अच्छा, यहाँ पर गीता में लिखेंगे टू कंसाइनमेंट, साथ ही साथ क्रॉस पोस्टिंग भी कर लेते हैं, टू कंसाइनमेंट सेल 9 लाख। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मिस गीता इंटाइटल टू कमीशन 6% ऑन सेल्स अफेक्टेड बाय हर, तो यहाँ पर गीता को देना पड़ेगा हमें कमीशन, टू गीता बोल के कमीशन, कमीशन है एट द रेट ऑफ 5%, तो जितना सेल होगा उस पे 5%, तो 9 लाख पे 5% मतलब 45,000 हो जाएगा। यहाँ पर 5% था कि 6% था, 6%, तो 9 लाख पे 6% 54,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सी इनकट एक्सपेंसेस 2,500 फॉर रिपेयरिंग, फॉर रिपेयर्स एंड डैमेज रेडियो सेट, फॉर रिपेयरिंग डैमेज रेडियो सेट, तो रिपेयर्स का पैसा, तो यहाँ पर लिखते उन्होंने रिपेयर्स के लिए खर्चा करवाया, खर्चा किया है 2,500। अच्छा, ये वाला नहीं लिखा मैंने, कैरेज का 10,500, ये छूट गया, कैरेज का 10,500, ठीक है। ये सब खर्चा इन्होंने किया है, और बाकी रेडियो सेट पे ये खर्चा किया, और बाकी यहाँ इंश्योरेंस कंपनी से मिस राखी ने क्लेम मांगा, बस और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पुट कर लिया। अब जस्ट हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं बाय कंसाइनमेंट बोल के, कैरेज 10,500, रिपेयर 2,500, कमीशन 54,000, कमीशन 54,000। अच्छा, यहाँ पर हम लोग फाइनल रेमिटेंस चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम लोग इस अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं अभी। यहाँ देखो 9 लाख का सेल किया है मिस गीता ने, उनके पास इनका 9 लाख है, लेकिन ये क्या करेंगे, 9 लाख जो है पूरा मिस राखी को रिम्बर्स नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना 10,500 कैरेज का जो खर्चा किया है वो ये डिडक्ट कर लेंगे, 2,500 का रिपेयर का खर्चा डिडक्ट कर लेंगे, और 54,000 कमीशन का खर्चा डिडक्ट कर लेंगे, इसका मतलब 8,33,000 रिम्बर्स कर सकती हैं। तो 8,33,000 मिस गीता से रिसीवेबल है, तो मतलब मिल रहा है, तो बाई बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस गीता, अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करें कि मिल रहा है। अगर ऐसा दिखाना चाहते कि मिलेगा, देखो कुछ बोला नहीं मिल गया है कि नहीं मिल गया है, तो हम लोग बाई बैंक लिखते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि क्लियरली कुछ नहीं बताया। और अगर मान लो ऐसे बोला है कि मिल जाएगा, सेटलमेंट नहीं हुआ है मिल जाएगा, तो बाई बैलेंस शीट ही लिख सकते हो कि हाँ इनसे मुझे फ्यूचर में इतना पैसा मिलेगा, जैसे ही हम लोग बाई बैंक लिख रहे हैं मतलब मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब, तो यहाँ पर हो गया फाइनल रेमिटेंस। अच्छा, अब ये अकाउंट तभी क्लोज होगा जब हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। अच्छा, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा, बाई इन्वेंट्रीज विथ मिस विथ गीता, ऐसे लिखते हैं जगह, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय राखी, यूनिट और अमाउंट, 1,000 रेडियो सेट भेजा गया है, और एक एक रेडियो सेट था 900 करके, 9 लाख का स्टॉक भेजा गया है, लेकिन इसको कंसाइनी तक पहुंचाने के लिए
खर्चा हुआ है 7650 प्लस 3250। 10,900 टोटल कर लेते हैं। 1000 स्टॉक का कॉस्ट अभी चेंज होके हो गया है 9,10,900। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाय राखी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉक जो डैमेज हो गया उससे लेस करेंगे। कैसे पता चला डैमेज हो गया? क्योंकि उनको रिसीव 950 हुआ है। तो गुड्स या फिर स्टॉक डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड नहीं डैमेज लिख देते हैं, यहाँ डैमेज बोला है, डैमेज्ड इन ट्रांजिट। उसका कॉस्ट कितना होगा? क्योंकि उनके पास 950 पहुंचा तो 50 यूनिट डिस्ट्रॉयड हो गया। अब एक स्टॉक का भी वैल्यू कितना है? 9,10,900, 1000 रेडियो सेट का है तो 50 रेडियो सेट का कितना हो जाएगा? तो ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, मतलब 919109 इंटू 5, तो 45,545 माइनस 910900 8,65,355। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बोल सकते हैं, है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, नहीं इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे गुड्स रिसिव्ड बाय कंसाइनी, है ना? ये हो जाएगा जब स्टॉक कंसाइनी के पास रिसिप्ट हुआ तब ये कंडीशन था, गुड्स रिसिव्ड, ये बेटर होगा लिखना, गुड्स रिसिव्ड बाय गीता। गीता के पास जब स्टॉक आया तो 950 रेडियो सेट का ये कॉस्ट चल रहा है, फिर उन्होंने अपना खर्चा किया, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड होगा? सिर्फ नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय गीता। तो गीता ने किस तरीके का खर्चा किया है? कैरेज, ये नॉन रिकरिंग है, रिपेयर्स और कमीशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ कैरेज आएगा, रिपेयर या कमीशन, कमीशन तो उनका पे, ये उनका खर्चा नहीं है, उनको मिलने वाला एक मतलब इनकम है उनका। तो कंसाइनर ने, सॉरी कंसाइनर ने स्टॉक को सेलेबल कंडीशन में पहुंचाने के लिए कौन सा खर्चा किया? कमीशन तो नहीं होगा, वो खर्चा नहीं है, उसका अर्निंग है। रिपेयर्स भी नहीं होगा, कैरेज होगा, कैरेज 10,500। तो यहाँ पर लिखेंगे कैरेज 10,500, 950 10,500 अगर ऐड कर देते हैं तो ये हो गया 8,75,855। अब यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये सारे खर्चे करने के बाद अब वो गुड्स जो है बेचने के लिए रेडी है, अवेलेबल फॉर सेल टू गीता। अच्छा, अब इन्होंने सेल भी कर दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक सेल किया है 950 में से 750, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, 750, तो क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा 200। अब अगर 950 का वैल्यू इतना है तो 200 का कितना होगा? कैलकुलेट करेंगे, 8,75,855 डिवाइडेड बाई 950 इंटू 200, 8,75,855 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 20। तो ये आ रहा है 184,390.5 मतलब 1, तो ऐसे लिख देते हैं 184,391, ठीक है। ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, तो ये पहले लिख लेते हैं 184,391, 184,391, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। और स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ था 545, ठीक है, 45,545, उसमें से क्लेम मिला है 30,
5,000 का, तो बाकी मेरा लॉस होगा, माइनस कर देते 35,000, तो बाकी मेरा लॉस हो गया 10,545, 10,545। अब इसका टोटल करते हैं, 35,000 प्लस 184,391 प्लस 9 लाख, 11,29,936। तो देखते प्रॉफिट है कि नहीं, -7650, 3250, 54, 2500, 10,500, तो 1,52,36। 2 PL प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हो गया। तो ये देखो, इस क्वेश्चन में बहुत सारा, मतलब पहले वाला ये दोनों क्वेश्चन सेम था, सिर्फ एक एक जगह पे थोड़ा अलग था कि यहाँ इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम मिला, वहां नहीं मिला है, तो दोनों एडजस्टमेंट हम लोग को समझ में आ गया कि क्लेम मिलने से कैसे करना चाहिए और क्लेम नहीं मिलने से कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इलास्ट्रेशन 6 कर सकते, इलास्ट्रेशन 6। यहाँ क्या प्रिपेयर करने बोला है, देख लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, यहाँ भी सेम चीज ही प्रिपेयर करने बोला है। ठीक है, तो हम लोग एक एक आइटम पढ़ते हैं और लिख लेते हैं। चलो, सेम चीज ही बोला है। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए पहले देख लेते क्या है। विक्रम मिल्क फूड कंपनी लिमिटेड, विक्रमपुर सेल टू सुंदर स्टोर्स सोनपुरी 5,000 kg ऑफ बेबी फूड पैक्ड इन 2,000 टीन्स ऑफ नेट वेट 1 kg। अच्छा, ये सब ना हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, हम पहले एक बार अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर बोला है विक्रम मिल्क फूड एंड कंपनी लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ विक्रम मिल्क फूड एंड कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट बन जाएगा तो कंसाइनी अकाउंट तो ऑटोमेटिकली बनेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं हम लोग। अच्छा, देखते हैं अब डिटेल्स, देखो क्या बोला है। विक्रम मिल्क फूड कंपनी ने सुंदर स्टोर सोनपुरी को 5,000 kg ऑफ बेबी फूड भेजा है। बेबी फूड पैक्ड इन 2,000 टीन ऑफ नेट वेट 1 kg। इसका मतलब है एक टीन 1 kg का है, और ऐसे 2,000 टीन्स, एक टीन 1 kg का, ऐसे 2,000 टीन्स भेजे गए हैं। और 6,000 पैकेट ऑफ नेट वेट हाफ kg ऑफ सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो इन्होंने 2,001 kg वाला टीन भेजा है, तो एक टीन 1 kg का, तो 2,001 kg वाला टीन मतलब 2,000 किलो बेबी फूड हुआ, लेकिन इन्होंने तो टोटल 5,000 भेजा। अब ये देखो, 6,000 पैकेट ऑफ नेट वेट हाफ के जी का एक पैकेट है, ऐसा 6,000 पैकेट इन्होंने भेजा है। तो 6,000 इंटू कितना हो जाएगा, हाफ के जी, यानी टोटल कितना हो गया 3 kg। तो दोनों कंबाइनली 5,000 kg बेबी फूड बन गया, जो कि यहाँ पर भेजने का बात किया गया है। लेकिन दो अलग अलग कंटेनर है, तीन है, एक पैकेट है, एक 1 किलो वाला, एक हाफ किलो वाला है। द कंसाइनीज कमीशन 5% है ऑन सेल प्रोसीड। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वेयर प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस, तो टीन का कॉस्ट प्राइस है 10 और हाफ के जी पैकेट का है 6। तो हम लोग को टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में कॉस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 2,000 इंटू कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3,000 kg इंटू हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये 3,000 kg इंटू 6, ये वाला, ये किलो में आया, ये हाफ के जी का पैकेट है। हाफ के जी 6 रुपए वाला है, ये तो मैंने 1 किलो में, ये 3,000 किलो में ट्रांसफर किया है। तो हाफ किलो अगर 6 रुपए है,
तो 3000 किलो कितना हो जाएगा, ये देखो हाफ किलो 6 रुपए, तो एक हो जाएगा 60 इंटू, मतलब ज्यादा होगा ना, हाफ किलो अगर 6 रुपए है तो 1 किलो हो जाएगा 6 इंटू 2/1, तो 3000 किलो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 3। नहीं ऐसे करके थोड़ा ना होगा, एक मिनट कुछ गलत हो जा रहा है, इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा हम लोग को। 6000 पैकेट है हाफ के जी का, और एक हाफ के जी का पैकेट, अच्छा पैकेट के हिसाब से, अच्छा देखो ये किलो के हिसाब से प्राइस नहीं है, ये है पैकेट के हिसाब से प्राइस। तो सिंपल 6000 पैकेट भेजे गए तो 6000 इंटू 6 कर देंगे, क्योंकि ये किलो के हिसाब, 1 किलो का नहीं है। मतलब ये भी होगा, इसमें भी हम लोग चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्राइस है ये हाफ किलो का लिखा हुआ है, ठीक है, हाफ किलो के एक पैकेट का प्राइस 6 रुपया है, तो 6000 पैकेट का कितना होगा, तो सीधा पैकेट के प्राइस पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6000 पैकेट इंटू 6 रुपीज, और एक एक पैकेट हाफ किलो का है। और ये हम लोगों ने अगर यहाँ से 6 इंटू कर दिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ किलो के पैकेट का प्राइस है, यहाँ पर हम लोग टोटल किलो निकाल रहे हैं, ये 3000 किलो इसमें बेबी फूड आ रहा है, 3000 किलो, हाफ किलो का 6000 पैकेट का मतलब 3000 किलो, ये क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। अगर हम लोगों को प्राइस निकालना है कि पैकेट का प्राइस क्या है, तो एट द रेट ऑफ, क्योंकि पैकेट दिया हुआ है तो हमें पैकेट के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे टीन के हिसाब से प्राइस दिया हुआ है तो मतलब क्वांटिटी ऑफ टीन, जैसे 1 kg का टीन है तो ये 1 kg के टीन के साथ 10 रुपीज हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, और हाफ के जी का पैकेट है तो 6000 नंबर ऑफ पैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, 2000 टीन at the rate of 1 kg at the rate of 2000 teen of 1 kg at the rate 2000 teen of 1 kg at the rate of 10 पर टीन, एक टीन 1 किलो का, एक टीन का 10 रुपया, तो 2000 टीन का 20,000, ठीक है, और 6000 पैकेट ऑफ हाफ के जी एट द रेट ऑफ 6 पर पैकेट, मतलब एक पैकेट 6 रुपीज का हाफ के जी वाला, तो 6000 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 36,000। इसमें हम लोग डायरेक्टली वैसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर क्वांटिटी पता करना चाहे तो कर सकते हैं, कितना किलो बेबी फूड हुआ, 6000 पैकेट है अगर हम लोगों का हाफ किलो वाला, तो 3000 किलो, तो 3000 और 2000 5000 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट, देखो ये तो गुड्स भेजा गया, सेलिंग प्राइस बताया, लेकिन सेल कितना हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा। कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, अच्छा यहाँ पर बोला है कि कंसाइनमेंट जो बुक हुआ है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब वो फ्रेट जो है वो पे बेसिस पे हुआ था। अब फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब ये होता है कि जो सेल वैल्यू होगा टोटल स्टॉक का, उस पे फ्रेट पे किया जाएगा, इस लाइन का मतलब होता है फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब होता है कि टोटल स्टॉक का जो सेल वैल्यू होगा उस पे फ्रेट दिया जाएगा, एंड फ्रेट चार्ज केम टू 2% ऑन सेलिंग वैल्यू, ये देखो सेलिंग वैल्यू बता दिया है, तो सेलिंग वैल्यू पे 2%, अच्छा सॉरी थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर दिया मैंने, यहाँ पर बोला है कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट, यहाँ पर क्या बोला है देखो, फ्रेट देना है कैसे, पे बेसिस पे, और फ्रेट चार्ज कैसे करना है, 2% ऑन सेलिंग वैल्यू, तो टोटल जो स्टॉक होगा उसका जो सेल वैल्यू होगा उस पे फ्रेट देना हमें पड़ेगा, ये बोल रहा है। तो हम लोग फ्रेट का कैलकुलेशन करते हैं, देखो यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा, हम पीछे वर्किंग नोट बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000, ये है 15 रुपीज करके टीन, 2000 केजी टीन इंटू 15, तो ये हो जाएगा सेलिंग वैल्यू 30,000,
और 6000 पैकेट्स, और ये सेल हो जाएंगे एक एक पैकेट 7 रुपीज करके, हाफ केजी वाला, तो ये हो गया 42,000। तो टोटल सेल वैल्यू हो गया 72,000। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे फ्रेट। फ्रेट एट द रेट ऑफ 2%, फ्रेट एट द रेट ऑफ 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, दैट इज 72,000 इंटू 2%। ये क्वेश्चन में बताया, तभी हम लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये हो गया 2 2 4, 7 2 14, और ये 01440। ठीक है, ये हम लोग का फ्रेट का खर्चा हो गया। अच्छा, अब पे बेसिस का मतलब क्या होगा पता है? पे, यहाँ पर पे बेसिस का मतलब बताते हैं। फ्रेट तो कैसे कैलकुलेट करना है वो क्वेश्चन हमें पता है। पे बेसिस का मतलब है कि जो सुंदर है ना, मतलब कंसाइनी, वो ये फ्रेट का खर्चा देंगे। ठीक है, वो ये फ्रेट का खर्चा देंगे, लेकिन रिम्बर्स हो जाएगा बाद में। मतलब फ्रेट का कैलकुलेशन कैसे होगा? जैसे कंसाइनी बता देता है ना, मैंने इतना फ्रेट का खर्चा किया, उतना फ्रेट का खर्चा किया, ऐसा नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से हुआ है कि अगर कंसाइनी कोई फ्रेट का खर्चा करता है, वो कैसे पे किया जाएगा? टोटल ऑफ सेल वैल्यू का 2% जो होगा उतना ही फ्रेट दिया जाएगा। ठीक है, अब ये पे बेसिस पे होगा, मतलब उतना ही दे दिया जाएगा, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। तो ये फिक्स इस तरह से किया गया है। तो यहाँ पर टू पे बेसिस का मतलब हो जाता है कि कंसाइनी करेगा और कंसाइनर उसे रिम्बर्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू सुंदर बोल के फ्रेट, वर्किंग नोट नंबर 1440। फ्रेट का खर्चा कंसाइनी देगा, और वो खुद फिक्स कुछ नहीं बताएगा, जितना सेल वैल्यू है उसका 2% ही फ्रेट कंसीडर किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। वन केस कंटेनिंग 50 वाज लॉस्ट इन ट्रांजिट, बोल रहा है एक केस, ठीक है, जिसमें 50 1 केजी टीन वाला, मतलब दो तरह का हमारे पास प्रोडक्ट है ना, एक टीन में है एक पैकेट में है। तो जो टीन है वो 1 किलो का है। ऐसा 50 केसेस जो है वो लॉस्ट इन ट्रांजिट हुआ है, एंड ट्रांसपोर्ट कैरिड एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 450। और बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ है, क्लेम भी मिलेगा 450 इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, एडमिटेड बोला है, मतलब अभी तक नहीं मिला है, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इस तरह से, बाई इंश्योरेंस कंपनी 450 ये क्लेम मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फ्रॉम द अकाउंट सेल्स। 6 मंथ्स के, हाफ ईयर मतलब 6 मंथ, 6 मंथ्स के आसपास एक अकाउंट सेल्स भेजा गया है कंसाइनी के थ्रू से, और डिटेल्स ये बता रहा है कि सेल प्रोसीड्स इतना इतना हुआ है। तो लिख लेते हैं, सेल प्रोसीड्स किससे मिलेगा? सुंदर से। तो बाई सुंदर सेल प्रोसीड। अब कितना सेल हुआ है 6 मंथ्स में, उसका डिटेल्स दे दिया है। 1501 केजी टीन, और 1500 का जो टीन है वो कितने में सेल होगा? ये देखो 15 करके, क्योंकि जो 1 किलो वाला टीन है वो 15 पर किलो करके बिक जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 4000 हाफ केजी का पैकेट है, तो 4000 पैकेट बिका है हाफ केजी वाला, और एक पैकेट बिकता है 7 रुपीज का, तो 4000 पैकेट बिकेगा कितना, ये कैलकुलेट करने से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 28,000, और ये 15 इंटू 15 222500, 50,500। ठीक है, 50,500 हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, स्टोर रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, बोल रहा है 600। ये कौन पे किया होगा? ये अकाउंट सेल्स के अंदर ये डिटेल्स है। तो अकाउंट सेल्स कौन भेजता है? कंसाइनी भेजता है, तो ऑब्वियसली ये खर्चा कंसाइनी ने किया होगा। यहाँ पर स्टोर्स एंड रेंट इंश्योरेंस चार्जेस, और वैसे भी स्टोर का खर्चा कंसाइनी देगा ना, कंसाइनमेंट सेल हो रहा है, तो कंसाइनर का स्टोर का खर्चा यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि कंसाइनर कंसाइनमेंट सेल के लिए तो कोई स्टोर जो है उसे रेंट पे नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस हो जाएगा 600। अच्छा, इसके बाद बस और कुछ नहीं। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। अच्छा, कमीशन लिखना था, कमीशन यहाँ पर कितना परसेंट बोला था?
5% ऑन सेल प्रोसीड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा कमीशन एट द रेट ऑफ 5%। सेल कितना है, सेल है हम लोग का 50,500, इस पे 5%, 2525, ठीक है, 50,500 पे 5%। अब क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे, और जो क्लेम नहीं मिला उसको एबनॉर्मल लॉस बोल के रिकॉर्ड करेंगे। बाय इन्वेंट्रीज विथ सुंदर, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1। ये कैलकुलेट करते हैं, देखो यहाँ पर कैसे करके करेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो 1 किलो वाला टीन है उसका अलग कर लेंगे, और जो 6.5 kg वाला पैकेट है उसका भी अलग कर लेंगे, ऐसे करके कर सकते हैं। देखो पहले लिखते हैं ये, और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो देखो यहाँ पर हमें क्लियरली बता दिया है कि जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है वो टीन वाला स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है, यहाँ पर बता दिया था ना, ये देखो जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है वो 1 kg टीन वाला स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है। तो पहले हम लोग निकाल ले कि जो लॉस इन ट्रांजिट हुआ है उसका वैल्यूएशन क्या है। अलग से भी निकाल सकते हैं इस तरह से, ये देखो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 51 kg टीन एट द रेट ऑफ 10। देखो क्योंकि 10 करके था इसका कॉस्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 to 10 यानी 500, ये कॉस्ट था जब भेजा गया था। अच्छा, फिर इस पे फ्रेट लगा होगा, ठीक है, क्योंकि कंसाइनर ने क्या खर्चा किया है, देखो कंसाइनर ने स्टॉक को भेजने का, अच्छा कोई खर्चा नहीं किया है, कंसाइनर ने स्टॉक को भेजने का कोई खर्चा नहीं किया है, फ्रेट का खर्चा कंसाइनी ही देगा, कंसाइनी ही देगा, लेकिन कंसाइनी को तो हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा कैसा खर्चा है, देखो टू पे बेसिस का मतलब हो जाएगा कि अभी वो कर देगा, बाद में कंसाइनर उसे पे कर देगा, ठीक है, टू पे बेसिस का मतलब ये हो गया। लेकिन जब हम लोग क्लोजिंग, जब हम लोग लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यू निकालेंगे, तब हमें ये फ्रेट का खर्चा यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेलिंग वैल्यू के ऊपर है। एक्चुअली ये करना है कंसाइनर को ही, कंसाइनर ही फ्रेट का खर्चा कर रहा है, लेकिन फिलहाल कंसाइनी कर दे रहा है। यहाँ पर ये खर्चा कंसाइनी का फ्रेट का खर्चा नहीं है, क्योंकि ये बोला है टू पे बेसिस, ठीक है, जैसे कंसाइनी भी अपना करता है ना फ्रेट का खर्चा, देखो कंसाइनी अपना कर सकता है, कंसाइनर अपना कर सकता है। हम लोगों ने लास्ट देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा ना, ये देखो फ्रेट का खर्चा, ये देखो यहाँ पर कंसाइनर ने किया, और यहाँ नहीं था, कैरेज किया है कंसाइनी ने, ठीक है, तो ये दोनों का इंडिविजुअल हो गया, लेकिन दोनों खर्चा ही कंसाइनर का है, एक वो खुद पे करता है, एक वो बाद में रिम्बर्स कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो कंसेप्ट बोला है टू पे बेसिस का मतलब ये हो गया कि कंसाइनर का खर्चा टू पे बेसिस पे जा रहा है, कंसाइनमेंट वाज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्जेस ऐसे सेलिंग वैल्यू के ऊपर होगा, तो इस पे फ्रेट चार्ज ऐड करना पड़ेगा। देखो अब जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कंसाइनर का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्या है, फ्रेट है, तो फ्रेट का खर्चा हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 50 यूनिट पे ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर ऐड का कंसेप्ट थोड़ा अलग होगा, इसीलिए मैंने इसको अलग से किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जब फ्रेट का खर्चा ऐड करेंगे ना, तो हमें सेल वैल्यू बेसिस पे करना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, डिस्ट्रॉयड हो गया, उसका सेल वैल्यू कितना होगा, क्योंकि टीन वाला प्रोडक्ट 15 रुपीज करके बिकता है, तो इसके सेल वैल्यू बेसिस पे होगा, तो इसके सेल वैल्यू पे 2% जितना होगा उतना फ्रेट चार्ज हुआ है इस पे। तो 15 इंटू 50 इंटू 2%, 15, ठीक है, तो ये टोटल हो गया 515, और क्लेम कितना मिला है, क्लेम मिला है 450, तो लॉस कितना हो जाएगा 515 माइनस 450, तो लॉस हो जाएगा यहाँ पर 65, ठीक है। तो ये सेम कंसेप्ट ही है, जैसे मान लो हम लोग करते कॉस्ट ऑफ गुड्स
सेंड बाय कंसाइनर, तो हम लोग क्या करते ये वाला पूरा वैल्यू दिखा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ ना अगर हम लोग दोनों को कंबाइनली करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्यों प्रॉब्लम होगा? क्योंकि यहाँ पर फ्रेट का जो मतलब प्रोपोर्शनेट है ना, वो कैसे जाएगा, वो डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते कि इतना यूनिट का इतना है तो उतने यूनिट का फ्रेट कितना होगा, ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग को सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा जिसका भी हम लोग फ्रेट निकालना चाह रहे हैं, चाहे वो पैकेट वाले प्रोडक्ट का हो चाहे वो टीन वाले प्रोडक्ट का हो। इसीलिए मैंने फ्रेट को अलग से दिखा दिया। मतलब जो स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ उसका वैल्यू तो कैसे निकालते हैं, वो स्टॉक कंसाइनर ने जब भेजा था उसका कॉस्ट कितना था, क्योंकि कंसाइनर का यहाँ पर कोई भी खर्चा इंकर्ड नहीं हुआ है, तो वो स्टॉक किसने मतलब वो कंसाइनर ने जब वो स्टॉक भेजा था तब उसका वैल्यू सिर्फ 500 था, 10 रुपीज करके। फिर उसमें फ्रेट का चार्ज अपोर्शन हो गया, अब क्लेम इतना मिल रहा है तो ये बाकी अमाउंट लॉस हो जाएगा। तो 65 जो है ये हम लोग का एबनॉर्मल लॉस बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम लोग कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे उसको भी हम अलग से निकालेंगे, क्योंकि इसमें जो है फ्रेट का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, नहीं तो फिर कैलकुलेट करने में परेशानी होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। अब देखो जो टीन वाला प्रोडक्ट है उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, जो पैकेट वाला प्रोडक्ट है उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा। तो देखो जो टीन वाला प्रोडक्ट है वो कितना भेजा गया था, टीन वाला प्रोडक्ट जो है वो 2000 टीन भेजा गया था, नंबर ऑफ टीन 2000, ठीक है। और एक एक टीन 1 kg का, ठीक है। अब इसमें से हम लोग का कितना टीन जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया, 50 टीन डिस्ट्रॉयड हो गया। और कुछ सेल हुआ है क्या वो भी चेक करते हैं। इन्होंने डिटेल्स दिया था अपना कि टीन का प्रोडक्ट भी इनका बिका है, 1500 नंबर ऑफ टीन बिक गया है 1 kg वाला, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी सॉरी नंबर ऑफ टीन में आ जाएगा, क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ टीन का बात कर रहे हैं। 2000 टीन में से रास्ते में 50 लॉस हो गया और 1500 सेल हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक में 450 रहेगा नंबर ऑफ टीन। और ये पैकेट का देखो, पैकेट जो है वो 4000 पैकेट बिक गया है, यहाँ पर दिख रहा है 4000 पैकेट बिक गया है और 6000 पैकेट भेजा गया था और कुछ लॉस इसमें से नहीं हुआ है, तो 2000 पैकेट नंबर ऑफ पैकेट क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसका कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो एट द रेट ऑफ 10 करके है, टीन जो है वो एट द रेट ऑफ 10 करके, इसको लिख दे 451 kg टीन एट द रेट ऑफ 10 करके। अच्छा ये हो जाएगा 4500 और ये है हाफ kg पैकेट, ये है 6 रुपीज करके कॉस्ट, ठीक है। जो कॉस्ट है मतलब गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड बाय कंसाइनर, तो ये 10 और 6, तो यहाँ पर 6 रुपीज यानी 12,000। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 16,500, लेकिन यहाँ पर फ्रेट ऐड होगा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ठीक है। यहाँ पर कंसाइनर का तो कोई खर्चा नहीं कि ऐड करेंगे। अब ये अलग होगा, देखो फ्रेट हम लोग एक साथ नहीं कर सकते ना, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग किया। फ्रेट का टोटल हम लोग एक जैसा नहीं दिखा सकते, क्योंकि फ्रेट है पे बेसिस पे, सेल वैल्यू बेसिस पे। तो ये जो प्रोडक्ट बचे हुए हैं इसका सेल वैल्यू जितना होगा उस पे हमें फ्रेट अप्लाई करना चाहिए। तो ये 450 अगर बिक जाएगा तो कितना करके बिकेगा, 450 15 करके बिकेगा, ठीक है। और इस पे 2%, और ये जो 2000 है तीन पैकेट वाला प्रोडक्ट, ये अगर सेल होगा तो ये कितने करके होगा, 7 रुपीज करके, और इस पे 2%, और ये दोनों का टोटल हमें फ्रेट का टोटल बता देगा 450 इंटू 15 इंटू 2%, तो ये हो गया 135, ठीक है। 135 फ्रेट का चार्जेस हो जाएगा, और यहाँ पर 2000 इंटू 7 इंटू 2%, तो ये हो गया 280। तो टोटल वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जो है 16,915 हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। अब ये क्यों एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग एक साथ फ्रेट का चार्जेस पूरा नहीं दिखा सकते ना, फ्रेट यहाँ पर जितना है उतना नहीं होगा। 14,400 ये पूरा फ्रेट जो है इस पे चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये पे बेसिस पे होगा। तो पे बेसिस सेल वैल्यू के ऊपर, तो जिसका जितना सेल वैल्यू उतना होगा, तो ये सारी चीजों को हम लोग कंबाइन नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए अलग अलग करके हमें वैल्यूएशन लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16,915, 16,915 प्लस 65 प्लस 450 और 5,500, 67,930,
67,930 वैल्यू कैलकुलेट हो गया। 20 और 36, 56,000, और ये हो जाएगा 1440 माइनस 600 माइनस 2525, 7365। यहाँ भी प्रॉफिट आया 7365। 2 PL प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब कंसाइनी अकाउंट भी बनेगा, कंसाइनी यानी सुंदर अकाउंट। 2 कंसाइनमेंट। 500 হবে ওই কমিশনটা। কমিশনটা ভুল লিখেছি, 2525। 50,000 এ 5% হ্যাঁ 50,500 সেলটা, 50,500 আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা। अच्छा अब ये देखो, ये वाला कैलकुलेट हो गया और यहाँ पर ये 3 लिखना पड़ेगा बाई कंसाइनमेंट। क्रेट 1440 रेंट इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस 600, कमीशन 2525। अच्छा 50,500 इनके पास सेल करके पड़ा हुआ है, मतलब कंसाइनी के पास 50,500 का सेल वैल्यू पड़ा हुआ है, लेकिन वो अपना 1440 फ्रेट डिडक्ट करवा लेंगे, 600 का रेंट इंश्योरेंस डिडक्ट करवा लेंगे, 2525 का कमीशन डिडक्ट करवा लेंगे, तो बचता है 45935 बाई बैंक फाइनल रेमिटेंस 50,500। ओके 50,500। अच्छा ये वाला हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब बच रहा है क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। দেখাবো হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটা না এটা, না লাস্ট সেট। ও না এটা আমি অন্য খুলে নিয়েছি। আচ্ছা, হ্যাঁ ঠিক আছে। अब नेक्स्ट करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बोल रहा है श्री मेहता ऑफ मुंबई कंसाइन्स 1,000 cases of goods costing 1,000 each to श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई। श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। देख लेते क्या प्रिपेयर करने बोला है। अच्छा ये यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट और सुंदरम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता। ठीक है, तो रीड करते हुए ही लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं इलस्ट्रेशन 7 इन द बुक्स ऑफ श्री सुंदर, नहीं इन द बुक्स ऑफ श्री मेहता, ये कंसाइनर है। कंसाइनमेंट अकाउंट और सुंदरम, मतलब जो इनके कंसाइनी है। सुंदरम अकाउंट। चलो अब हम लोग एक एक रीड करके लिख लेते हैं। देखते हैं क्या भेजा है इन्होंने। गुड्स भेजा है 1,000 केसेस 1,000 रुपीज का, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,000 इंटू 1,000, मतलब 10 लाख हो जाएगा।
10 लाख रुपीस का स्टॉक भेजा गया है। अच्छा, इसके बाद बोला है कि मेहता ने क्या क्या खर्चा किया है, कैरेज, फ्रेट, लोडिंग। तो ये सब टू कैश या बैंक बोल के आएगा। कैरेज, फ्रेट, लोडिंग। अच्छा, देखते हैं कितना कितना है। 10,000, 30,000, 10,000, 10,000, 30,000, 10,000। अच्छा, इसके बाद श्री सुंदरम सेल्स 700 केसेस एट 1,400 पर केस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो इन्होंने बेचा है, जो इनके पास से पैसा मिलेगा, तो बाई सुंदरम करके सेल प्रोसीड्स। अच्छा, अब ये कितना होगा, 700 इंटू 1,400 करके सेल किया गया है। तो 7 इंटू 14, तो ये कितना हो जाएगा, 98, 98 और ये 4 जीरो, तो 9,80,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्लियरिंग चार्जेस, इन्होंने जो खर्चा किया है, इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, किसने, कंसाइनी ने, तो इनको रिम्बर्स करना पड़ेगा। तो ये एंट्री हो जाएगा टू सुंदरम करके, इनको क्रेडिटर बनाएंगे। क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस कितना है, 8,500। अच्छा, इसके बाद वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज 17,000, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज 17,000। अच्छा, फिर देखो पैकिंग एंड सेलिंग 6,000, पैकिंग एंड सेलिंग 6,000। अच्छा, इसके बाद इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट। अच्छा, तो लॉस्ट इन ट्रांजिट का तो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा, और अगर कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो वो लिखना पड़ेगा, बाई एबनॉर्मल लॉस बोल के आ जाएगा, मतलब बाई पीएल एबनॉर्मल लॉस बोल के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट से बन जाएगा, और अगर कोई हमारा क्लेम है तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। देख लेते क्लेम है कि नहीं। और जो लॉस्ट इन सॉरी जो स्टील इन ट्रांजिट है, वो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में हमें देखना पड़ेगा, मतलब वो कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा है। उसके बाद कमीशन मिल रहा है 10% ऑन ग्रॉस सेल, तो यहाँ कमीशन लिखेंगे एट द रेट ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल। सेल है 9,80,000, इस पे 10% यानी 98,000। अच्छा, इसके बाद और कुछ बोला है, नहीं और कुछ नहीं बोला है, कंप्लीट। तो अब हम लोग इसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा चलो, अब यहाँ लिखना पड़ेगा बाई इन्वेंट्रीज लाइन विथ सुंदरम। अब ये क्रॉस पोस्टिंग भी होगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं। टू कंसाइनमेंट सेल प्रोसीड 9,80,000 था, तो 9,80,000 लिख दिया। बाई कंसाइनमेंट, बाई कंसाइनमेंट यहाँ पर क्या क्या आएगा, क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, वेयर हाउस एंड स्टोरेज, ये था कमीशन था। पैकिंग सेलिंग, अच्छा ये है 8,500, ये है 17,000। पैकिंग एंड सेलिंग 6,000। कमीशन, कमीशन 98,000। अच्छा, 9,80,000।
9,80,000 का सेल किया है, बट 8,500 क्लियरिंग चार्जेस डिडक्ट कर लेगा, 17,000 वेयर हाउस स्टोरेज डिडक्ट कर लिया जाएगा, 6,000 पैकिंग एंड सेलिंग का खर्चा डिडक्ट होगा और 98,000 कमीशन, बाकी पैसा रिम्बर्स हो जाएगा कंसाइनर को 8,50,500 बाई बैंक फाइनल रेमिटेंस, बाई बैंक फाइनल रेमिटेंस। ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा। यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू सुंदर यूनिट अमाउंट। तो 1,000 यूनिट भेजा गया है 1,000 रुपीज करके, यानी 10 लाख आया। फिर इसके बाद कंसाइनर का सारा खर्चा, क्योंकि उनका सारा ही नॉन रिकरिंग होता है, ऑल एक्सपेंसेस बाई मेहता। तो मेहता ने क्या क्या खर्चा किया है, 10,000, 30,000, 10,000, ये ऐड कर लेते हैं, 10, 30, 10, मतलब 10, 30, 40, 50,000। ठीक है, अगर तुम लोग के पास जगह होगा ना तो तुम लोग इसको प्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हो, सारे खर्चे को लाइन बाय लाइन लिख के एक एक लिख के फिर ऐड कर सकते हो। तो अभी 1,000 स्टॉक का वैल्यू हो गया है 10 लाख के जगह 10,50,000। अच्छा, ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बाई मेहता। एक्चुअली कॉस्ट ये नहीं है, कॉस्ट ये है, यही बताना चाह रहे हैं हम लोग। अब इसमें क्या होगा, लेस कर देंगे लॉस इन ट्रांजिट और स्टील इन ट्रांजिट। तो एक है स्टील इन ट्रांजिट, अभी भी ट्रांजिट में जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो स्टील इन ट्रांजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्वांटिटी बता दिया है, ये देखो 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट एंड 100 स्टील इन ट्रांजिट। तो जो ट्रांजिट में है वो उनके पास नहीं पहुंचेगा, तो वो बिकेगा भी नहीं। तो उनके पास कितना पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ इसके बाद स्टेप में हम लोग ये निकालते हैं ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच टू कंसाइनी। तो 10,50,000 करके एक एक स्टॉक का वैल्यू आया, और सॉरी 1,000 स्टॉक का वैल्यू आया, तो डिवाइडेड बाई 1,000 करने से एक एक स्टॉक का वैल्यू पता चलेगा। जो ट्रांजिट में 100 स्टॉक है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 स्टॉक लेस करेंगे, उनके पास पहुंचेगा ही नहीं 100 स्टॉक, तो उसका क्लोजिंग स्टॉक तो बन ही नहीं सकता है। हम लोग तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं 1,000, तो ये आ रहा है 1050 इंटू 100, तो 105000 ये हो जाएगा। और जो डिस्ट्रॉयड लॉस इन ट्रांजिट भी हुआ है, एक स्टॉक लॉस इन ट्रांजिट भी हुआ है, वो कितना होगा, 10,50,000 डिवाइडेड बाई 1,000, एक एक स्टॉक कितने का, और लॉस हुआ है 50, मतलब इससे आधा, तो 50, इस पे 50 का भी हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। ये सारा का सारा एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, क्योंकि गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए जब होता है ना क्वेश्चन में हमें बता देगा। देखो हमें बोल रहे हैं गुड्स स्टॉक, अब हमें क्या पता कैसा स्टॉक है, उसका इनहेरेंट नेचर क्या है। तो जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करें, हम लोग पढ़ के देखेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर बोला है ना लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो इन ट्रांजिट में लॉस हुआ है, तो जब तक हमें नहीं बताएगा कि ये नॉर्मल लॉस है तब तक हम लोग एबनॉर्मल लॉस ही मानेंगे। देखो लॉस इन ट्रांजिट नॉर्मली इनहेरेंट नेचर के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है, ट्रांजिट में ही लॉस हुआ है, तो इनहेरेंट नेचर में तो कैसे भी लॉस हो सकता है, तो ये हमेशा एबनॉर्मल लॉस कंसिडर करेंगे। तो 150 लेस हो जाएगा, तो ये हो गया 850। अब इसमें से लेस करते 50 to 500 प्लस 105000 माइनस 1050 और 3 जीरो, तो ये हो गया 8,90,500। तो इसका मतलब कंसाइनी के पास जो स्टॉक पहुंचा उसका क्वांटिटी मतलब यूनिट इतना और वैल्यू इतना, कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड टू सुंदर। और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। अच्छा नहीं, अभी नॉन रिकरिंग भी तो ऐड होगा, अभी इनके पास पहुंचा है, अब वो रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाई सुंदरम। सुंदरम ने क्या क्या खर्चा किया है, क्लियरिंग चार्जेस और वेयर हाउस एंड स्टोरेज, पैकिंग सेलिंग कमीशन, तो पैकिंग सेलिंग कमीशन ये सब तो नहीं आएगा। नॉन रिकरिंग में हम लोग का सिर्फ क्लियरिंग आएगा, वेयर हाउस स्टोरेज तो रेंट के लिए हो जाएगा ना, फिर हम लोग का क्या आएगा, सिर्फ क्लियरिंग 8,500।
क्लियरिंग वाला आएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 8500। तो ये हो गया 850 यूनिट का अभी वैल्यू हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8500। तो ये वैल्यू आ गया 901000। ये क्या निकल के आया, ये था कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच टू सुंदरम। अब हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अभी बेचने जब गए तब इसका कॉस्ट घूम फिर के इतना हो, अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अगर हम लोग सोचेंगे कि ये स्टॉक मिल गया इसको बेच देंगे, नहीं, इसको ले गए खर्चा और किए तो फिर इसका कॉस्ट और भी बढ़ गया। अब निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, इनके पास 850 स्टॉक पहुंचा था और इन्होंने उसमें से सेल जो कर दिया है वो 700 केसेस है। तो क्लोजिंग स्टॉक 850 माइनस 700, मतलब यहाँ पर यूनिट में देखे तो ये हो जाएगा 150। अब 150 का निकालेंगे, 901000 डिवाइडेड बाई 850 इंटू 150। 1,59,000 ये हमें लिख लेना है। 1,59,000 क्लोजिंग स्टॉक, 1,59,000 ये वर्किंग नोट आ गया। और एबनॉर्मल लॉस कौन सा है, जो लॉस्ट इन ट्रांजिट है। तो लॉस्ट इन ट्रांजिट है हम लोग का ये वाला 52,500। अब टोटल करते हैं, प्लस 52,500 प्लस 9,80,000, 11,91,500, 11,91,500। अच्छा, इधर का देखते कितना हो जाएगा, 30, 40, 50, 10,50,000, 10,50,000 और ये सब टोटल कर लेते हैं। 8,500 प्लस 17,000 प्लस 6,000 प्लस 98,000, 1,29,500 प्लस 50, 10,50,000 प्लस 10,50,000। तो ये हो गया 11,79,000। अच्छा, तो ये है 11,91,000, 11,79,000 माइनस टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये क्या कैलकुलेशन मुझे गलत लग रहा है। 9,80,000, 52,500, 1,59,000। ओ, इन ट्रांजिट वाला भी हमें दिखाना पड़ेगा। देखो ये गलत हो जाता है ना, जो लॉस्ट इन ट्रांजिट है वो जैसे नहीं दिखाएंगे तो सही प्रॉफिट नहीं आएगा, वैसे अगर कुछ इन ट्रांजिट है वो भी दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि इन ट्रांजिट वाला स्टॉक भी तो यहाँ परचेज में इंक्लूडेड है, तो उनके पास नहीं पहुंचा है, लेकिन इन ट्रांजिट है तो उसे लिखना पड़ेगा। बाई इन्वेंट्रीज, जैसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, एबनॉर्मल लॉस दिखाते हैं, तो अगर ये भी नहीं दिखाएंगे, इसका वैल्यूएशन नहीं करेंगे तो भी गलत होगा ना। इन्वेंट्रीज इन ट्रांजिट, तो जो ट्रांजिट में है वो भी तो दिखाएंगे, नहीं तो हम लोग का वैल्यूएशन गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन ट्रांजिट में है 10, ये वाला 10530, 105 और 30, मतलब 1,05,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 305, ये 6 हो जाएगा 9, और ये 12,96,500 हो जाएगा, 12,96,500, 11730। ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट इतना आ गया। ये लिखना पड़ेगा ना, अगर हम लोग इसका वैल्यूएशन नहीं करेंगे तो गलत होगा, ये भी तो हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो इनवॉइस, ये इनवॉइस बोल रहे, जो नॉर्मल क्वेश्चन था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को देखना पड़ेगा इनवॉइस वाला पॉइंट। ठीक है, तो जस्ट एक बार इंट्रो दे देते हैं कि इनवॉइस वाला क्या होगा। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे कि अगर कभी कंसाइनर चाहे तो वो कंसाइनी को स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे भेज सकता है। ठीक है, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है, ये देखो, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कि कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट, मतलब बोल सकते हो बेसिकली सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस मतलब लोडिंग लगा के, एक्चुअली सेलिंग प्राइस मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और जब इसी को इनवॉइस प्राइस बोलते हैं तो ये होता है कॉस्ट प्लस लोडिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा लोड इनकट करके जब स्टॉक भेजा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो, कंसाइनर कंसाइनर मान लो अपना एक 100 रुपीज का स्टॉक कंसाइनी को भेज रहा है, ठीक है। कंसाइनी को भेज रहा है और बोल रहा है कि उसे 110 में बेच दो, ठीक है। तो कंसाइनी को पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है, 10 रुपीज, ठीक है। अब प्रॉफिट अगर कंसाइनी को पता रहेगा तो कंसाइनी अपना कमीशन अगर उसे कम लगता है तो वो फिर बोलेगा आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, मेरा कमीशन बढ़ाइए, ठीक है, ये बोल सकता है। तो इसीलिए कंसाइनर क्या कर सकता है, अपना जो स्टॉक है उसे लोडिंग लगा के कंसाइनी को भेज सकता है, ठीक है। लोडिंग यानी प्रॉफिट बोल सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट लगा के कंसाइनी को भेज सकता है। जैसे मान लो कंसाइनर अपना स्टॉक जो 100 में खरीदा है उसको 110 बना के वो भेज रहा है कंसाइनी को, ठीक है, और बोल रहा है 110 में बेच दो, ठीक है। कंसाइनर अपना स्टॉक 110 वाला 100 में खुद खरीदा है, कंसाइनर के लिए अब उसका कॉस्ट हो गया 110, फिर उसमें उसने लोडिंग लगाया कितना 10, तो ये हो गया इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा है, लोड लगा के भेज रहा है, कंसाइनी को बोल रहा है 110 में ही बेच दो। तो कंसाइनी को ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है, या फिर कंसाइनर ऐसा कर सकता है कि 110 में 100 रुपए वाला स्टॉक 110 में ट्रांसफर करके कंसाइनी को भेज के बोल रहा है कि 120 में बेच दो, ठीक है। तो कंसाइनी को पता चला कि प्रॉफिट कितना है, 110 का स्टॉक मुझे 120 में बेचने के लिए बोल रहा है 10 रुपए, लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो कंसाइनर का प्रॉफिट कितना हो रहा है, वो तो 100 का स्टॉक 120 में बिकवा रहा है, तो कंसाइनर के हिसाब से वो प्रॉफिट कितना हो गया, 20 रुपीज। तो इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट तभी आता है जब कंसाइनर ये नहीं चाहता है कि कंसाइनी को पता चले कि वो एक्चुअली कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो अपने स्टॉक को लोडिंग लगा के भेज सकते हैं। तो एक बार ये पॉइंट जो है जो भी डिस्कस किया थोड़ा सा लिखवा देते हैं। व्हेन कंसाइनर डज नॉट want to reveal the cost of goods to consignee and so invoices goods at price to consignee invoices goods at price, sorry, consignee price at which goods at price which is higher than the cost price that is on invoice price. इनवॉइस प्राइस पे मतलब लोड लगा के वो भेज सकते हैं, ठीक है, अगर उनको रिवील नहीं करना है कि एक्चुअली वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो आएगा वही हम लोग का क्या कहलाएगा, लोडिंग, ठीक है, लोडिंग। अब एक कैलकुलेशन भी देखो, अगर हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, ये जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया यहाँ पर साइड में दिखाते हैं, जैसे मान लो हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, हम 3 अकाउंट बना के दिखाएंगे यहाँ पर, कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं। जैसे ये पहला वाला केस, कंसाइनर 100 रुपीज का स्टॉक खरीद रहा है, जो पहला वाला केस मैंने बोला था, और बेचने बोल रहा है 110 में, तो यहाँ प्रॉफिट 10 रुपीज बुक हो गया, ठीक है। बाकी अगर कोई डिटेल्स नहीं है, पहला केस है, जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, कंसाइनर 100 रुपीज का स्टॉक 110 में बेचने के लिए बोला, या कंसाइनी ने बेच दिया तो 10 रुपीज का प्रॉफिट है। सेकेंड वाला केस देखो,
सेकेंड वाले केस में कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे, कंसाइनर ने जो स्टॉक अपना भेजा है वो 100 का स्टॉक 110 में भेजा है, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 110 ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 110। अब इसको बेचने के लिए कितने में बोला गया है, सपोज 110 में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो बाई कंसाइनी बोल के जो सेल वैल्यू रिकवर होगा 110, तो दोनों साइड तो टैली हो गया, तो क्या कोई प्रॉफिट नहीं है ना प्रॉफिट, क्योंकि वो तो कंसाइनर को पता है कितना प्रॉफिट है। ऐसा थोड़ी है कि 110 में खरीदा 110 में बेचा, 100 में खरीदा था, उनको नहीं बताया कि 100 में खरीदा है। हम लोगों ने बोला आप एजेंट हो, आप अपने कमीशन से मतलब रखो, आप मेरा स्टॉक 110 वाला 110 में ही बेचो, तो वो उनको कमीशन मिलने से मतलब है, वो बेच देंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 10। तो अब यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट बुक करेंगे, यहाँ पर कंसाइनमेंट प्रॉफिट बोल के 10 रुपीज, तो मेरा तो ये फिर मिसमैच होगा, इधर 120 इधर 110, तो इधर भी 120, यानी यहाँ भी 10 रुपए आना चाहिए। ये 10 रुपए किस चीज का आएगा, हम लोग को इस लोडिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में अर्न किया गया प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ये प्रॉफिट मतलब ये इनवॉइस प्राइस पे लोडिंग लगा के, मतलब ये कॉस्ट प्राइस को रिवील नहीं करने के लिए लोडिंग लगा के भेजा गया है, तो इस लोडिंग को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल के लोडिंग बोल के लिखना पड़ेगा। तो जहां जहां स्टॉक में लोडिंग इंक्लूडेड होगा वो उसके ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट होगा। जैसे ये यहाँ इंक्लूडेड है तो इधर एलिमिनेट होगा, क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे लोडिंग के साथ तो वो इधर एलिमिनेट होगा। अब देखो दोनों साइड बराबर हो गया। अब जैसे ही लोडिंग को इधर लिख दिए तो हम लोग का स्टॉक 100 का दिखेगा, और यहाँ से 110 का बिक गया तो 10 रुपीज का प्रॉफिट है। ठीक है, ये हो गया। और अगर हम लोग ये वाला कंसेप्ट देखें कि अगर हम लोग बोल रहे 120 में बेचने के लिए, तब हमारा अकाउंट कैसे बनेगा, तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बन जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं हमारा स्टॉक कितने का है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, हम लोग बोल रहे हैं 110, लेकिन हमें पता है ये 110 का नहीं है, इसमें लोडिंग लगा रखे हैं, तो लोडिंग को हम लोग हटाएंगे कितने से, 10 रुपीज से। लोडिंग को हम लोग हटा देते हैं, ये देखो यहाँ 100 का 110 बनाया है, तो लोडिंग को 10 रुपीज से हटा दिया। अब बिका कितने में है, 120 में, यहाँ लिख देते 120 बाई कंसाइनी बोल के 120। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना है, तो एक्चुअली 100 का चीज 120 में बिका, तो अगर प्रॉफिट देखे कंसाइनमेंट प्रॉफिट वो 20 रुपीज होगा। अब क्या दोनों साइड टैली हो जा रहा है, बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पर 220 और यहाँ पर सॉरी 230, नहीं गलत लिख दिया, यहाँ पर 130 और यहाँ पर भी देखो 130 होगा। ठीक है, सही सही लोडिंग एलिमिनेट करेंगे तो जरूर होगा। तो ये लोडिंग वाला कंसेप्ट होता है। तो इसके बाद का कंसेप्ट हमारा लोडिंग का क्वेश्चन ही रहेगा, जिसमें इलास्ट्रेशन हम लोगों का अच्छा देखो ये इलास्ट्रेशन कौन कौन सा होगा, फोर्थ वाला क्वेश्चन होगा, बाकी तो शायद 5 6 7 हम लोगों ने किया। ये इलास्ट्रेशन 8 और 4 ये दो है हम लोगों का इनवॉइस प्राइस का। ठीक है, और बाकी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, तो इसमें मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या है, वो मुझे याद नहीं है कौन सा इनवॉइस वाला है कौन सा नहीं है। बट अभी जो इलास्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें इलास्ट्रेशन 8 और 4 जो है वो हमारे इनवॉइस कंसेप्ट वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले 8 4 कर लेंगे जो कि इनवॉइस कंसेप्ट वाला है, उसके बाद बाकी यहाँ से देखेंगे क्या क्या हम लोग का रहेगा। उसके बाद तुम लोग भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें मिक्स्ड अप क्वेश्चन ही रहेगा जैसे रहता है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।